नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए फोर्थ सेमेस्टर में आप पहुंच चुके हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, चूँकि शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ बना हुआ है। आप बीए थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं, आप रिजल्ट के इंतजार में बैठे हैं कि रिजल्ट आ जाए तब पढ़ना शुरू करें। अरे प्रभु, आपको अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं है कि आप बीए की परीक्षा नहीं उत्तीर्ण कर पाएंगे। आप उत्तीर्ण हो, अगर शुक्ला स्टडी पॉइंट की एक दो भी वीडियो आपने देख करके पेपर दिया होगा, निश्चित तौर पर आप उत्तीर्ण हो गए होंगे। और आप अब तैयारी शुरू कर दीजिए फोर्थ सेमेस्टर की। आज का जो वीडियो है बहुत ही धाकड़ अंदाज में मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। सिलेबस में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। बहुत ही बारीकी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। एक एक टॉपिक को बताऊंगा, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। साथ ही साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। ऐसा नहीं केवल हिंदी में बता के चला जाऊं, अंग्रेजी भी यहां पर लिखी हुई मिलेगी आपको। तो बीए फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी होगा। न्यू सिलेबस होगा 2025-26 के लिए, उसके आगे भी यही सिलेबस रहेगा। बीएससी में अगर आप हैं माइनर सब्जेक्ट ज्योग्राफी तो भी यही लिए आपका होगा, और बीएससी में भी ज्योग्राफी आपको पढ़ना पड़ता है। अगर आप बीएससी में है, ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है, तो भी आपको पढ़ना है। बीए के फोर्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ना पड़ता है? इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यानी कि हिंदी में बोले तो आर्थिक भूगोल के बारे में आपको पढ़ना है। आइए जानते हैं कि आखिरकार क्या क्या पढ़ना है। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि शुक्ला स्टडी पॉइंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हर एक क्षेत्र में हर एक सब्जेक्ट को लेकर के बहुत ही धाकड़ अंदाज में चीज़ें की तैयारी करवाता है। थर्ड सेमेस्टर में आपने देखा होगा कि कितने क्वेश्चन हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से आए हुए हैं। एक दो वीडियो कोई बच्चा देख करके जो गया होगा, उसने एक पेपर बहुत ही आसानी से क्रैक किया होगा। तो आइए अब हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। आपकी बार तो चैप्टर वाइज क्लासेस भी पूरी लगभग मैं प्रयास करूंगा कि जो है करवाए जाएं। सभी विश्वविद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम आपका यही है, ठीक है। तो एक एक चीज़ों को हम समझेंगे। आर्थिक भूगोल यानी कि इकोनॉमिक जियोग्राफी, क्या क्या पढ़ना है, आइए एक एक चैप्टर को आपको बताते हुए आगे बढ़ते हैं। चले, पहला चैप्टर आपको पढ़ना है महोदय आर्थिक भूगोल। सबसे पहले जब हम पढ़ रहे हैं आर्थिक भूगोल, तो हमको आर्थिक भूगोल के बारे में जान लेना है ना कि आर्थिक भूगोल है क्या, आर्थिक भूगोल में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो आर्थिक भूगोल का अर्थ समझेंगे पहले चैप्टर में। आर्थिक भूगोल की परिभाषा आप देखेंगे, आर्थिक भूगोल की प्रकृति यानी उसका नेचर कैसा है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का नेचर के साथ साथ उसका स्कोप कैसा है, यानी स्कोप माने उसका विषय क्षेत्र, दायरा कैसा है, ठीक है, कहाँ कहाँ तक अध्ययन किया जाता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी बेसिकली आप देखते हैं हर एक क्षेत्र में लगभग पहुँच जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक जियोग्राफी का अर्थ समझेंगे, उसका विषय क्षेत्र यानी स्कोप, उसके उपागम समझेंगे यानी अप्रोचेस क्या क्या है उसके, और उसकी संकल्पनाएं समझेंगे, ठीक है, यानी कि उसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। बेसिकली कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो कॉन्सेप्ट्स में आपके मीनिंग, डेफिनेशंस ये सब शामिल हो जाते हैं। कुल मिलाकर के उसके बारे में, उसके सिद्धांतों के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास रहेगा चैप्टर नंबर 1 में। आर्थिक भूगोल का अर्थ, विषय क्षेत्र, उपागम और संकल्पनाएं, ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। दूसरे चैप्टर में हम लोग बढ़ेंगे, विश्व के कृषि प्रदेशों के बारे में देखेंगे। विश्व के कृषि प्रदेशों की जब बात होती है तो एक विद्वान है, विदेशी विद्वान है, पाश्चात्य विचारक है, उनका नाम है डी व्हिटलसी। डी व्हिटलसी महोदय जो हैं, इन्होंने कृषि को लेकर के बहुत ही धाकड़ अंदाज में कृषि प्रदेशों को बताया है, बांटा है। तो उस कृषि प्रदेशों के बांटने का जो उनका क्रम है उसको समझेंगे हम। व्हिटलसी का वर्गीकरण जो किया है उन्होंने कृषि प्रदेशों का, कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या उगता है, कहाँ कहाँ कितने, विश्व को पूरे कृषि प्रदेश में बांट दिया कि यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, इतनी अच्छी होंगी, वहाँ पर वो चीज़ें अच्छी होंगी। तो क्या क्या उन्होंने बांटा, कितने भागों में बांटा, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, उसके बारे में आपको बताने का प्रयास रहेगा यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। यानी कि एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हिटलसी, ठीक है, विद्वान है व्हिटलसी। तीसरा चैप्टर आपका आएगा, उसमें पढ़ना है संसाधन के बारे में। संसाधन किसे कहते हैं, सबसे पहले संसाधन का अर्थ समझेंगे। संसाधन को अंग्रेजी में रिसोर्स कहते हैं। तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक संसाधन और एक होता है कृत्रिम संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों में जैसे आपका हो गया जलवायु, मिट्टी, तापमान, ठीक है, ये सब आपका हो गया जल, ठीक है, वायु, मृदा, ये सब आपका क्या है, ये सब आपके जो है प्राकृतिक संसाधन है। और कुछ मानव निर्मित संसाधन, जैसे आजकल आप तमाम प्रकार की वस्तुएं देख रहे होंगे, आविष्कार वगैरह हो रहे हो, तो ये सब मानव निर्मित साधन है, क्लियर, संसाधन है। तो संसाधन जो होते हैं इसका अर्थ समझेंगे, संकल्पना संसाधन की समझेंगे और इसका वर्गीकरण संसाधनों का, ठीक है। रिसोर्स,
कि मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, इसको विस्तार से समझाएंगे। 1 चैप्टर 2 चैप्टर आपका लग सकता है, बट बारीकी के साथ हम आपको समझाएंगे। टाइम लगेगा मुझे पढ़ाने में, चूंकि मैं एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हुआ चलता हूँ। ऐसे नहीं कि आकर के ऐसे हवा बना करके निपटा दिया आपको, नहीं नहीं। और जो चीज़ें पढ़ाऊँगा वो आपके दिमाग तक जरूर पहुँचाऊँगा, आपकी अपनी भाषा में, सरलतम भाषा में मैं चीज़ों को आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें। सिलेबस के हिसाब से ही आपकी क्लासेस होंगी। अगर सिलेबस को आपने काफ़ी पसंद किया, निश्चित तौर पर मानिए कि मैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जो आपको सबसे कठिन लगता है ज्योग्राफी में, इसको बहुत ही सरल अंदाज में आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ है, जिसमें शिवम शुक्ला यानी मैं आपके लिए, आप जानिए, देखिए ये मेरा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है। आपने इसको आगे बढ़ाया है, आप जो चाहोगे वही होगा, ठीक है। बस जान लीजिए हम आपके एक नौकर की भांति आपको पढ़ा रहे हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि गुरुदेव क्या क्या करना चाहिए, तो गुरुदेव कमेंट्स के हिसाब से ही चलते हैं। और आपके ही चैनल पर जब मैं काम कर रहा हूं तो आपके इशारों पर ही चलूँगा। बहरहाल इशारे आपके ठीक ठाक होंगे तब उस पर चला जाएगा, और बेमतलब के इशारों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। तो ये मत सोचिएगा कि गुरुजी से जो बोल देंगे वो हो जाएगा, लेकिन हाँ उस पर तर्क किया जाएगा। अगर वो आपकी बातें तर्क संगत होंगी तो उन पर काम किया जाएगा, और आगे की क्लासेस बिल्कुल इसी पर आपके लिए व्यवस्थित करी जाएंगी। वैसे आगे की क्लासेस लेने के लिए आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है। मात्र 100 रुपीज़ फीस में आपके लिए हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, PDF नोट्स के माध्यम से आपको चीज़ें मिलेंगी। 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, यहाँ तक कि आपका शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री और आपका हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मनोविज्ञान, सब सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपको अपना नाम और यहाँ तक कि आपका जो को करिकुलर सब्जेक्ट होता है वो भी आपको मिल जाएगा। को करिकुलर सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है बेटा? आपको पढ़ना है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के बारे में। आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में हो, जैसे कि आप अगर देखें, आप राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के हैं, आप DDU यूनिवर्सिटी से हैं, आप जो है जननायक चंद्रशेखर, ठीक है, JNV जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय से हैं, ठीक है, आप CCSU से हैं, आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हैं, ठीक है, आप जो है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हैं, आप LU लखनऊ विश्वविद्यालय से हैं, आप इसके अलावा जो है और भी कई विश्वविद्यालय जहाँ पर भी होंगे, तो वहाँ पर इकोनॉमिक ज्योग्राफी बेसिकली 4th सेमेस्टर में ही सबको पढ़ना पड़ता है। आप इसके अलावा जैसे कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में भी लगभग ये सिलेबस हो सकता है फॉलो हो, ठीक है, बट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कुछ अपना सिलेबस होता है। प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो रज्जू भैया हो गई, ठीक है, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी हो गई। इसके अलावा आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो ही गया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गई आपकी। इसके अलावा आपका हो गया MJPRU बरेली, MJPRU बरेली, ठीक है। इसके अलावा आपका BU झांसी हो गया, ठीक है, BU झांसी यानी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, BU कर दे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हो गया। इसके अलावा आपका MSU माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर, ठीक है। इसके अलावा आपका राजा महेंद्र, ठीक है, प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया। इसके अलावा आपका और भी कई विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि CSJMU हो गया, यानी कि छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय हो गया। ऐसे ही जितने भी विश्वविद्यालय, ऐसे ही आपका डॉक्टर भीम राव अंबेडकर मतलब आगरा विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है, डबरू। तो इन सभी के लिए व्यवस्था पूरी कर दी गई है। तो मतलब इन सभी सब्जेक्ट मतलब सिलेबस लगभग इन सभी का सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, यही सिलेबस सब में फॉलो हो रहा है। तो अगर आप इन सभी यूनिवर्सिटीज़ से हैं या फिर और कई विश्वविद्यालय से जहाँ पर NEP फॉलो होती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉलो होती है, उन सभी में यही सब चीज़ें आने वाली हैं। अब की बार देखें कई विश्वविद्यालय के पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे, जैसे कि DDU का ऑब्जेक्टिव होगा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। इसके अलावा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव होगा। इसके अलावा आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय का ऑब्जेक्टिव होगा, शाकुंभरी का ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, BU झांसी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। इसके अलावा MJPRU बरेली का ऑब्जेक्टिव होगा, CSJMU का ऑब्जेक्टिव होगा। इन सभी का ऑब्जेक्टिव पेपर आपके होने वाले हैं। तो जिन बच्चों के ऑब्जेक्टिव होंगे, प्रोफेसर रज्जू भैया का भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव हो अब की बार, ठीक है।
तो इन सभी का पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा। तो इन सभी के लिए भी मतलब ऑब्जेक्टिव की व्यवस्था धाकड़ अंदाज में होगा। ये चैप्टर 1 में पढ़ाऊंगा तो चैप्टर 1 के साथ साथ उसका MCQs भी बगल में मैं दे दूंगा, उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से आप तैयारी कर पाएंगे। तो जल्दी जल्दी SMS करें इस नंबर पर और आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे। उसके बाद में आपको 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट जिसमें फिजिकल एजुकेशन एंड योगा होगा, जो इसका परीक्षा माइनर मतलब कि MCQs ही होती है सभी सब्जेक्ट में। तो इसकी तैयारी बेहतर ढंग से मैं करवा दूंगा, ठीक है। जिनको भी जुड़ना है फटाफट से समझ करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सिलेबस मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद में चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से क्लासेस होती रहेंगी और परीक्षा के अंतिम दौरान में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास के माध्यम से सब कुछ आपका कवर कर दिया जाएगा, कुछ भी आपका छूटने वाला है नहीं। तो आप SMS करें 91 61 93 60 62 पर और तुरंत ज्वाइन हो जाए हमारे साथ। अभी ज्वाइन होंगे, कम से कम आपके कई सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। तो जिनको भी जुड़ना है फटाफट से जुड़ जाइएगा, ठीक है। आपके लिए बेहतर तैयारी हो जाएगी, ठीक है। चले, मात्र 100 रुपीज़ में तो कम प्राइस है। जिनको भी जुड़ना है आप जुड़ सकते हैं। 100 रुपये लेकर के आप मार्केट में जाओगे, किताब खरीदोगे तो 3-3, 200 की एक किताब आएंगी, ठीक है। और आपको सभी सब्जेक्ट की चीज़ें मिल जाएंगी बिना किताब। अगर किताब ना खरीदेंगे आप तब भी बहुत ही बेहतर ढंग से आपकी तैयारी हो जाएगी। किताब को आपको खरीदना ही नहीं पड़ेगा, किताब सीरीज अगर आप नहीं भी खरीदेंगे तब भी आपकी तैयारी यहाँ पर बेहतर ढंग से हो जाएगी। PDF के माध्यम से आप पढ़ लेंगे तो उसका पैसा आपका बचेगा। तो केवल 100 रुपये दे करके जुड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो ये मत सोचना कि हम यूट्यूब से ही पढ़ लेंगे, हम नहीं जुड़ेंगे। तो यूट्यूब से पढ़ेंगे तो आपको सीरीज वगैरह खरीदनी पड़ेगी, 300-400 रुपये लगेंगे उसमें। और 100 रुपये दे करके अगर आप PDF वगैरह प्राप्त कर लेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें। तो जिनको भी जुड़ना है मेरे हिसाब से जुड़ना चाहिए आप सभी को। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जो वीडियो देख करके और ना जुड़े, मेरे हिसाब से सभी को जुड़ना चाहिए। चलें आगे देखते हैं। आर्थिक क्रियाएं और स्थानिक संगठन के बारे में समझेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। स्पेटियल। अगला प्रश्न अंतरिक्ष, अगला टॉपिक आपको पढ़ना है 5वां, अंतरिक्ष का आर्थिक संगठन यानी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस। जो आर्थिक संगठन है अंतरिक्ष का, इसके बारे में समझेंगे 5वें चैप्टर में। 6ठे चैप्टर में हम लोग देखेंगे वनिकी का आर्थिक संगठन यानी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ फॉरेस्ट्री यानी फॉरेस्ट को लेकर के, वन को लेकर के जो आर्थिक संगठन है वो किस तरीके से काम करता है। ऐसे ही मत्स्य व्यवसाय क्या है, उसको लेकर के जो आर्थिक संगठन है वो क्या काम करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ फिशिंग, मत्स्य व्यवसाय के बारे में प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसके अलावा अगला प्रश्न खनन गतिविधियों का आर्थिक संगठन जो होगा यानी जो खाने हैं, माइनिंग्स हैं, उसके बारे में। तो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, इसके बारे में समझेंगे। जो खदानें होती हैं कैसे उसमें क्रियाएं होती हैं, सब कुछ आपको बताने का प्रयास रहेगा। इसके अलावा कृषि और उसका वर्गीकरण समझेंगे यानी कि एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, एग्रीकल्चर और इट्स टाइपोलॉजीज़, ठीक है। इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं, कृषि कितने प्रकार की होती है, किस तरीके से होती है, सब कुछ आपको यहाँ पर बताएंगे हम, ठीक है। बिल्कुल बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ें समझाएंगे। बहुत ही कठिन टॉपिक ये जरूर है लेकिन उसको सरलतम भाषा में समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगला टॉपिक है आपका भूमि उपयोग तथा वान थ्यूनेन का स्थानीकरण का सिद्धांत। चूंकि वान थ्यूनेन नाम के एक विद्वान, उन्होंने कृषि का स्थानीकरण का सिद्धांत दिया है कि कृषि किसी स्थान पर क्यों की जानी चाहिए या कौन सा स्थान किस कृषि के लिए उपयुक्त होगा, इसको वान थ्यूनेन ने बहुत ही धाकड़ अंदाज में बताया है, बहुत ही सरल तरीके से। तो उनको मैं आपको बताऊंगा क्या क्या उन्होंने बताया है, कैसे कैसे समझाया है, सब कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। लैंड यूजेस एंड लोकेशन थियरी ऑफ वान थ्यूनेन, ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में लगभग 10 नंबर का आता है। ये बात है वान थ्यूनेन का कृषि मॉडल। और इसके अलावा जो है डी व्हिटलेसी का जो कृषि प्रदेशों का, उन्होंने जो विश्व के कृषि प्रदेशों को अलग अलग जगहों पर बांटा है, तो वो 10 और 10-20 नंबर के क्वेश्चंस आपके हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं डी व्हिटलेसी का मॉडल और इनका। तो ये दोनों मैं सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा 1-2 दिनों में, ठीक है। 1 दिनों में क्या लगभग 10-15 दिनों में व्यवस्थित कर दूंगा सिलेबस डिस्कशन के बाद में। इसके अलावा उद्योगों के प्रकार, उद्योग किसे कहते हैं, उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत। औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत यानी उद्योगों की अवस्थिति कैसे होती है, इसे कोई उद्योग किसी स्थान पर स्थापित किया जाएगा तो क्यों स्थापित किया जाएगा, यही होता है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे कि अगर किसी स्थान पर सस्ते श्रमिक मिल जाएंगे, उस स्थान पर सड़कें अच्छी होंगी यानी परिवहन की व्यवस्था अच्छी होगी, वहाँ पर संचार यानी फ़ोन वगैरह मिलाएंगे तो बढ़िया बातचीत हो जाएगी। ऐसे वीडियो कॉलिंग करें चाहे ऐसे फ़ोन कर लें, किसी प्रकार का फ़ोन कर लें, वो आने जाने की मतलब की सब व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा और बता दूं आपको सारी चीज़ें और भी व्यवस्थित रहेंगी। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे कि आपका जैसे कि सस्ते श्रमिक मिलेंगे, पहली बात प्रभावित करते हैं। दूसरी बात संचार के साधन, तीसरे परिवहन
और चौथा आपका होता है कि कच्चे माल वहाँ पर मिल जाए। पांचवी बात होता है कि वहाँ मशीनों से जो कारखानों से जो चीज़ें बने वो बगल में मार्केट हो, वहाँ पर बिक जाए, ठीक है, यानी कि उसका जो है वितरण की व्यवस्था भी ठीक ठाक हो, ठीक है, और वहाँ पर मशीनें भी ठीक ठाक मात्रा में हो, कच्चे माल भी मिल जाएं। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पर होती, जलवायु, ठीक है, तापमान, सब कुछ अगर जो है अनुकूल होता है तब उस एरिया में उद्योग स्थापित किया जाता है। तो उद्योगों को प्रभावित करने वाले ये सभी कारक होते हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो ये चीज़ें मैं आपको बहुत ही और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, जब चैप्टर मतलब कि मैं समझूंगा इसको, ठीक है। तो टाइप्स इंडस्ट्रीज फैक्टर्स अफेक्टिंग मतलब कि जो है द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल लोकेशन थियरी, इंडस्ट्रियल लोकेशन थियरी के बारे में समझेंगे। औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत क्या है, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या नियम कायदे होते हैं किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए। इसके अलावा प्रमुख उद्योगों के बारे में समझेंगे, जैसे कि लोहा उद्योग हो गया, इस्पात उद्योग हो गया, लौह और इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील जो उद्योग हो गया, इसके बारे में समझेंगे। प्रतिवर्ष कितना उत्पादन हुआ भारत में, किस तरीके से विश्व स्तर पर उत्पादन है, विश्व के अलग अलग देशों में कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन है, और विश्व के फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड देशों से प्रश्न पूछे गए हैं। या आपसे पूछा जाएगा कि जो है लौह और इस्पात उद्योग में सर जो है उच्च स्थान किस देश का है, और उसकी पूरा जो है 1 वर्ष का पूरा बायोडाटा दीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न ये पूछे गए हैं कई बार परीक्षा में लौह और इस्पात को लेकर के, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये भी प्रश्न पूछा गया है आपका वस्त्र और शक्कर उद्योग को लेकर के, यानी वस्त्र उद्योग और शक्कर उद्योग। टेक्सटाइल को बोलते हैं वस्त्र और शुगर को बोलते हैं शक्कर यानी चीनी। तो शुगर इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत में दोनों बड़ी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही हैं, ठीक है। तो वस्त्र और शक्कर उद्योग के बारे में पूरा वेल डिटेल जानकारी 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। इसके अलावा विश्व परिवहन के बारे में, ट्रांस महाद्वीपीय रेलवे के बारे में समझेंगे। ट्रांस माने होता है पार, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जाने वाली रेलवे लाइनों के बारे में समझेंगे। जैसे कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग हो गया, ठीक है, जो एक प्रकार से रूस के एक कोने शुरू होता है और रूस के दूसरे कोने पर जाकर खत्म होता है, यानी कि एशिया और यूरोप महाद्वीप, दोनों महाद्वीप में ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जाता है। सबसे बड़ा दुनिया का रेल मार्ग है वो, ठीक है। तो विश्व परिवहन के बारे में समझेंगे, जिसमें ट्रांस महाद्वीपीय रेलवे के बारे में, समुद्री मार्गों के बारे में और वायु मार्गों के बारे में जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जाते हैं, उसके बारे में विधिवत जानकारी हम लोग देखें, कौन कौन से मार्ग हैं, उनकी लंबाई कितनी है, कब बने थे, सब कुछ, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज, सी एंड एयर रूट्स, ठीक है। 15वां चैप्टर जो आपका है उसमें आप लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में, इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपके 5 से 10 नंबर का क्वेश्चंस आपके इससे आते हैं 14वें चैप्टर से, और यहाँ से आपके 10 नंबर का प्रश्न तय है वस्त्र और शक्कर उद्योग से। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आपका 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और वैश्वीकरण से लेकर के हमेशा एक प्रश्न आता ही रहता है, चाहे लघु उत्तरी का चाहे दीर्घ उत्तरी का, ठीक है। चले तो समझें इसको। 15वां आपका है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, यानी एक राष्ट्र, एक देश से दूसरे देश के बीच में जब व्यापार होता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसके कुछ नियम होते हैं और कुछ मुद्रा एक्सचेंज के तरीके होते हैं, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन जो है टीओ के बारे में समझेंगे। WTO होता है ये, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके प्रतिरूप को और इसकी प्रवृत्ति को दोनों को बहुत ही बारीकी के साथ हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, बीए के 4th सेमेस्टर में आपको पढ़ना है वैश्वीकरण के बारे में, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में, ठीक है। वैश्वीकरण मतलब कि विश्व को, सभी विश्व के देश एक गांव की भांति जब व्यवस्थित या एक ट्रीटमेंट करते हैं कि वो एक ही देश में रह रहे हैं, एक ही गांव है, एक ही लोग हैं, तो पूरे विश्व को अपना घर समझना ही वैश्वीकरण की नीति फॉलो होती। पूरा विश्व में व्यापार व्यापार करने के लिए सुविधा मिल जाती है, ठीक है। तो विकासशील देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, ऐसे देश जिनका विकास हो रहा है उन देशों पर वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव ही पड़ा है, क्योंकि ये देश उन देशों से व्यापार करके थोड़ा सा आगे जरूर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इफेक्ट ऑन डेवलपिंग कंट्रीज़, वैश्वीकरण का क्या प्रयोग मतलब कि क्या जो है प्रभाव पड़ा है, उस प्रभाव को समझेंगे। इस तरीके से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते रहे हैं। इसके अलावा जियोग्राफी चूँकि एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है तो इसमें प्रैक्टिकल भी आपको देखना है। प्रैक्टिकली आपके कॉलेज में ही करवाया जाएगा, ठीक है, कॉलेज में होगा। आपका लगभग 15 से 25 नंबर का प्रैक्टिकल हो सकता है। 10 नंबर वैसे आपका असाइनमेंट का हो जाएगा और 15 नंबर का प्रैक्टिकल, 25 नंबर यहाँ से हो जाएगा और 75 नंबर का आपका पेपर हो सकता है, या हो सकता है पेपर आपका और कम नंबर का करवा दिए, ठीक है। बट प्रैक्टिकल आपका होगा, प्रैक्टिकल कॉलेज में होगा। प्रैक्टिकल के कुछ ये टॉपिक हैं, आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। ये टॉपिक आपके प्रैक्टिकल के हैं, जैसे कि पहला टॉपिक आपको क्या करना है, मौसम मानचित्रों की व्याख्या। आप इस टॉपिक पर अपना जो है रिसर्च वगैरह तैयार कर सकते हैं, जो भी आपको तैयार करना है आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। मौसम मानचित्रों की व्याख्या वो करनी है। इसके अलावा दूसरा टॉपिक आप तैयार कर सकते हैं, मौसम विज्ञान संबंधी उपकरणों का उपयोग कैसे करना है, ये भी आप प्रैक्टिकल में लिख सकते हैं, फाइल बना सकते हैं।
इसके अलावा तीसरी फाइल आप बना सकते हैं भूवैज्ञानिक मानचित्रों की व्याख्या करके। ठीक है, ये सब टॉपिक है, इस टॉपिक पर आप बना करके ले जाएंगे, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। यांत्रिक सर्वेक्षण, खास करके भारतीय जो है प्रवणता मापी यंत्रों के बारे में अगर आप जो है बना करके ले जाएंगे तो आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। आप इस पर भी बना सकते हैं थियोडोलाइट सर्वेक्षण जो होता है, इसके बारे में भी आप जो है आप अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल के 4-5 टॉपिक हैं, ये प्रैक्टिकल का सिलेबस है। इसी सिलेबस से ही आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसी टॉपिक पर आपको लिखना होगा। 10 पेज 12 पेज इस तरीके से बोलेंगे, आपको लिख करके फाइल बना करके सबमिट करना होगा। और चूंकि जियोग्राफी तो मेरे हिसाब से आप चित्रात्मक चीज़ों के हिसाब से ही बनाएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसको आप अच्छे तरीके से दर्शाएंगे तो एग्जामिनर प्रसन्न होगा और आपको प्रैक्टिकल में नंबर मिल जाएगा। इससे क्या होता है, जियोग्राफी सब्जेक्ट बच्चे क्यों लेते हैं, चूँकि इससे नंबर बढ़ता है। नंबर चूँकि प्रैक्टिकल में आपके पूरी के पूरी मिल जाते हैं, इससे क्या होता है, आपका नंबर हाई होता है इसमें। तो ये जियोग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से आपका ये सिलेबस मैंने आपको बता दिया। सिलेबस का PDF ये सब आपको मिल जाएगा, PDF इसका। ठीक है, तो आप लोग जो है ग्रुप में जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। ठीक है, ग्रुप में कैसे जुड़ना है वीडियो के बीच में मैंने बता दिया, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये सिलेबस था आपका आर्थिक भूगोल का। इससे पहले सिलेबस हमने एक सिलेबस और डिस्कस कर दिया है, ये भी सिलेबस आपका आ चुका है, यानी किस सब्जेक्ट का, एजुकेशन का, शिक्षा शास्त्र का भी हो चुका है। ऐसे हिंदी का भी आ जाएगा, जियोग्राफी का आ चुका है, पॉलिटिकल साइंस का आ जाएगा, सोशोलॉजी का आ जाएगा। सभी सब्जेक्ट का जल्दी आपके 2-3-4 दिनों में सभी सब्जेक्ट के सिलेबस आपके डिस्कस हो जाएंगे। फिर उसके बाद में एक एक सब्जेक्ट के चैप्टर की वीडियो शुरू हो जाएंगी और क्लासेस होती रहेंगी आपकी। ठीक है, तो आप सभी लोग ग्रुप से बने रहेंगे तो आपकी क्लासेस आपको लगातार मिलती रहेंगी। कब कौन सी क्लास होगी, उसका टाइमिंग वगैरह वहीं पर आपको ग्रुप में बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से आप जो है हमेशा अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।